ब्रिलियंट गेम। कोई भी मैच जो हमने देखा है अभी तक चैंपियंस लीग में, हम देखेंगे इस हफ्ते, मुझे लगता है इस गेम को टॉप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रॉ, 2-2 से ख़त्म होता है ये मैच। और एडवांटेज है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो क्यों है, कैसे है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप पे आपको मिलेगा सब कुछ, यूरोपा लीग हो चाहे चैंपियंस लीग हो, आपकी फेवरेट लीग्स हो, प्रीमियर लीग, बुंदेसलीगा लीग, सीरिया, सब कुछ आपको जो है वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाएगा। लेटेस्ट स्कोर्स, लेटेस्ट मैचेस, आपके फेवरेट प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको वन फुटबॉल ऐप पे मिलेगी। तो लिंक जो है वन फुटबॉल ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो बात करते हैं अब मैच की। तो किस तरीके से मैच रहा, तो गोइंग इनटू दिस मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा शॉर्ट ऑन देयर मेन प्लेयर्स थी, जो उनकी मेन जो स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी स्टार्टिंग 11 थी, उससे कुछ प्लेयर्स मिसिंग थे, जैसे लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं थे, क्रिश्चियन एरिक्सन नहीं थे, मार्सल सबिट्जर नहीं थे। तो मुझे लगा था कि शायद उस लिहाज से अगर हम देखें मिडफील्ड में इतने ही ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं यूनाइटेड के, तो कंट्रोल मिलेगा बारसा को और बारसा बेहतर परफॉर्म करेगी और बारसा को एडवांटेज हो सकता है इस मैच में। और स्टार्ट भी कुछ कुछ वैसे ही हुआ मैच। मुझे लगता है बारसा की काफ़ी अच्छी रही शुरुआत और शुरू के 20 मिनट में बारसा ने दिखाया भी गेम कैसा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा सेटल हो गई नर्व्स और गेम में थोड़ा सा एक पेस पकड़ लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, उसके बाद चांसेस बहुत क्रिएट हुए और बहुत आसानी से डिफेंस खुल रहा था बार्सिलोना का। आज जो एक बात है कि टीम सिलेक्शन पे अगर हम बात करें शावी की, कि क्यों आपने मार्कोस अलोंसो को आपने स्टार्ट करा दिया, क्यों आपने जोर्डी एल्बा को स्टार्ट करा दिया, एलियान्द्रो बॉल्डे आपके पास हैं, आपके पास आंद्रेस क्रिश्चियनसन है, उनको आपने नहीं खिलाया, तो क्या कारण रहा? क्योंकि अगर देखो आप तो यूरोप में इस समय टॉप 5 लीग्स की हम बात करें तो बेस्ट डिफेंस बार्सिलोना का, ये 7 गोल्स उन्होंने कंसीड करे हैं अपने लीग कैंपेन में अभी तक, जो कि बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि डिफेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सारे जितने भी डिफेंडर्स हैं, कुंडे, राहो, क्रिश्चियनसन, बाल्डे, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक इतना बड़ा गेम और एक ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के अगेंस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अपबीट फुटबॉल खेल रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी जो दिक्कतें उनको सॉल्व किया है, स्पेशली टेन हाग ने, और जिस तरीके से जो प्लेयर्स हैं वो इस समय फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट इतना बड़ा रिस्क लेना क्या ज़रूरी था? अब कह सकते हैं कि आप रोटेशन के लिए, लेकिन कदीस से आपका अगला मैच है, लेकिन तो आप उसमें मतलब थोड़ा सा आप उसको लाइटली ले सकते थे क्योंकि आपके पास अभी सब्सटेंशियल लीड है, लेकिन इसमें आपको अपनी मेन टीम खिलानी थी। तो क्या एक्सपीरियंस के लिए गए शावी यहाँ पर कि जोर्डी एल्बा को खिला देते हैं एक्सपीरियंस के लिए? क्योंकि हमने देखा जो पहला इक्वलाइजर मारा रैशफोर्ड ने, वो इसीलिए हुआ क्योंकि ट्रैक बैक नहीं कर पाए टाइम पे अलोंसो, और ऑल्दो अलोंसो ने गोल भी स्कोर किया पहला, लेकिन वो अलोंसो की ब्रिलियंस उतनी नहीं थी जितनी वैन बिसाका की गलती थी। वहाँ पे वैन बिसाका ने बिल्कुल भी ट्रैक नहीं किया, स्विच ऑफ हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि वहाँ पर मैन खड़े हैं, और अलोंसो को एक इजी हेडर मिल गया वहाँ पर, और एक फ्री हेडर और बैक पोस्ट पे गोल मार दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डोमिनेट किया बार्सिलोना को, और फर्स्ट हाफ में भी मुझे लगा था कि गोल स्कोर होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर फ़ायदा नहीं उठा पाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो उनको चांसेस मिले। लेकिन अगेन बहुत सारे चांसेस क्रिएट करे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। दोनों टीमें स्लॉपी थी, मिडफील्ड में बहुत आसानी से पोजीशन लूज़ कर रहे थे, और पेद्री की इंजरी के बाद कंट्रोल बिल्कुल खो दिया बार्सिलोना ने। और एक प्लान बहुत क्लियर था मैनचेस्टर यूनाइटेड का कि आप काउंटर प्रेस करो बार्सिलोना को, चढ़ जाओ उन पे, हाई लाइन है आपकी, ठीक है, उसका रफीनिया ने फ़ायदा भी उठाया कई बार। वो कुछ ओकेजन्स ऐसी भी थी, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी थे जहाँ पर बार्सिलोना को चांसेस मिल रहे थे। लेकिन अगेन यूनाइटेड बहुत ब्रेव थी, मैं ये कहूँगा। अवे फ्रॉम होम आके ऐसी अप्रोच रखना बहुत, मतलब बॉल्स ऑफ स्टील फ्रॉम एरिक टेन हाग डेफिनेटली, और भाई दम चाहिए ये करने के लिए जो किया उन्होंने, तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू हिम। और डिसअपॉइंटेड होगी यूनाइटेड की, और वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। गेम बदला जब अलोंसो को हटाया, एल्बा को हटाया, और जो सब्सटीट्यूशंस करे शावी ने, क्रिश्चियनसन को लेके आए, बाल्डे को लेके आए, अंसू फाटी को लेके आए, वहाँ पर चीज़ें जो हैं ठीक हुई बारसा के लिए। और लास्ट का जो बारसा का जो एंड था वो काफ़ी अच्छा था गेम का, मतलब जो 10 मिनट थे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंटिक थे, और जैसा मैंने कहा गेम बहुत अच्छा था, टू एंड फ्रो चल रहा था, एंड टू एंड चल रहा था, बहुत मज़ा आया। मतलब जितने भी न्यूट्रल्स होंगे उनको मज़ा ही आया होगा गेम देखने में। अगेन जैसा मैंने कहा स्लॉपी थी बार्सिलोना, कुंडे मेरे हिसाब से बॉल के साथ आज अच्छा नहीं खेल रहे थे, बहुत उन्होंने चीपली पोजीशन कंसीड किया, और दोनों ही टीमें बहुत आसानी से पोजीशन लूज़ कर रही थी जिसका फ़ायदा भी उठा रहे थे, और उसी वजह से एंड टू एंड मैच भी हो रहा था। अब बात करते हैं दो कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स की, एक हैंडबॉल जो फ्रेड पे हुआ, और एक जो दूसरे एंड पे
कुंडे ने रैशफोर्ड को टैकल किया जब वो क्लियर थ्रू ऑन गोल थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैंडबॉल की जहाँ तक बात है तो वो इतनी जल्दी हुई चीज़ और टाइम नहीं था फ्रेड को अपनी वो नेचुरल पोजीशन जो थी उनकी, वो पोजीशन नेचुरल और अननेचुरल क्या होती है मुझे एक्चुअली में पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट टाइम नहीं था वो ज़्यादा उस पोजीशन में एडजस्ट करने के लिए और डिस्टेंस जो था वो बहुत कम था। तो बेनिफिट ऑफ डाउट वहाँ मिल गया उनको और वो पेनल्टी नहीं दी गई। वो पेनल्टी थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, मैं बस आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि पेनल्टी क्यों नहीं दी गई। मेरे हिसाब से 50-50 था, अगर वो दे भी दी जाती तो मैं उसमें गलत नहीं बोलता कि आपने गलत पेनल्टी दी है, तो इट वाज वन ऑफ दोस। दूसरी बात जो रैशफोर्ड पे टैकल हुआ मेरे हिसाब से वो क्लियर फाउल था। अगर रेड नहीं भी था तो कुंडे ऑलरेडी येलो कार्ड पे थे, वहाँ पर वो येलो कार्ड एक ऑफेंस बन सकता है और आप कह सकते हैं कि कुंडे को वहाँ रेड कार्ड मिल सकता था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो चीज़ हुई है। बट अगेन ठीक है, इन दो इंस्टेंसेस को हम ये नहीं कह सकते कि यार इनकी वजह से मैच में कोई दिक्कत हुई या मैच में किसी भी तरीके का, मतलब ठीक है वो रिजल्ट पे और उस पर फ़र्क पड़ेगा, बट मैच को मैं मैच की बात ज़्यादा करना चाहता हूँ। आई थिंक दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा गेम दिखाया। बार्सिलोना जिस तरीके से उन्होंने गेम स्टार्ट किया पहले 20 मिनट में और लास्ट के 10 मिनट में, स्पेशली सब्स्टिट्यूशंस के बाद जिस तरीके से वो खेले, उन्होंने भी काफ़ी चांसेस बनाए। देया ने बहुत सारे सेव्स करे एंड में। तो बैलेंस ऑफ प्ले पे मुझे लगता है ये फेयर रिजल्ट है टू बी ऑनेस्ट। और एडवांटेज अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेद्री और गावी और इवन बुस्केट्स भी नहीं होंगे मोस्टली अवेलेबल। बुस्केट्स का आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा, बट पेद्री गावी डेफिनेटली अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर हम यूनाइटेड की बात करें तो सबिट्जर आ जाएंगे, लिसांड्रो मार्टिनेज आ जाएंगे, तो उनके पास जो है वो प्लेयर आ रहे हैं और बारसा के प्लेयर्स जो है खो रहे हैं और बारसा को अवे जाना है ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलने, तो वहाँ पे जो मुश्किलात है थोड़ी सी बढ़ जाती है बार्सिलोना के लिए। तो मुझे इसलिए लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब एडवांटेज है। बाकी देखते हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बार्सिलोना कमबैक कर ही नहीं सकती या बार्सिलोना जीत ही नहीं सकती। आई थिंक इट्स जस्ट 60-40 इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि बार्सिलोना आर वेरी गुड। लेकिन अगेन पेद्री और गावी दोनों का मिस बहुत मैसिव साबित होगा, क्योंकि ये दोनों मिडफील्डर्स जो हैं इन्होंने एक तरीके से कोर बनाया है बार्सिलोना का, और इनकी जो एब्सेंस है उसमें किस तरीके से ऑपरेट करती है बार्सिलोना वो देखना पड़ेगा। अब शावी को देखिए, आप यहाँ पे ब्लेम कर सकते हैं टीम सिलेक्शन के लिए और आप बोल सकते हैं कि क्यों आपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड नहीं खिलाई, बट इस पे एक मुझे जो पॉइंट ऑफ व्यू लगता है वो ये है कि क्लियरली जो है ला लीगा को दे दी गई है प्रायोरिटी और पूरा फोकस जो है अब ला लीगा पे है कि ला लीगा में किसी भी तरीके का स्लिप अप ना हो। कदीस से मैच है, कोई नहीं, हम अपनी फुल वहाँ पर जो है लाइनअप खिलाएंगे, प्रॉपर लाइनअप खिलाएंगे। यहाँ पर ठीक है जो भी हुआ हुआ, लेकिन हमको ला लीगा में भी किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतनी है। तो मुझे लगता है वो एक डिसीजन है तो चावी ने लिया है, एंड विच आई थिंक इज़ फेयर। क्योंकि देखिए अगर आप ला लीगा जीत जाते हैं, सुपर कप ऑलरेडी आप जीत चुके हैं, मैसिव मैसिव चीज़ है। अगर ला लीगा चावी अपने पहले फुल सीजन में जीत जाते हैं, तो यूरोपा लीग नहीं भी जीते तो ठीक है, मतलब वो ऑब्वियसली बुरा लगता है, कप कंपटीशन से आप बाहर हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक अगर उसके बदले में आप ला लीगा जीतते हैं तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड बी हैप्पी एज अ बार्सिलोना फैन अगर मैनेजर की ये थॉट प्रोसेस है। बट हाँ, ला लीगा में किसी भी तरीके की अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से किसी भी तरीके का, जैसे मैंने कहा, स्लिप अप अब अफोर्ड नहीं कर सकती बार्सिलोना, क्योंकि आपने सारे जो अपने पत्ते हैं वो ला लीगा पे खेल दिए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप देखिए ना, यूरोपा लीग भी जीतेंगे तो आप चैंपियंस लीग क्वालिफाई करेंगे, और आप चैंपियंस लीग में वैसे भी क्वालिफाई कर ही रहे, टॉप 4 में आगे। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बार्सिलोना। ठीक है, जैसा मैंने कहा, दुख ज़रूर होता है कि आप जिस तरीके से अगर बाहर हो जाते हैं, पिछले साल भी फ्रैंकफर्ट से बाहर हो गए थे यूरोपा लीग में, और इस साल भी पहले ही नॉकआउट राउंड में बाहर हो जाएंगे यूरोपा लीग के, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट अगेन जैसा मैंने कहा, ला लीगा की जो विक्ट्री है उस चीज़ को आउटवे कर देगी और सब कुछ कंपनसेट हो जाएगा, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं, एक और जो रूमर आया है, ESPN ने रिपोर्ट किया है कि पोटेंशियल सेल की बात हुई टॉड बोली और नासर अल खलीफी में नेमार टू चेल्सी बात हो सकती है, कुछ बात बन सकती है, नेमार चेल्सी आ सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी इस पे इनिशियल रिएक्शन दे देता हूँ, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स या बहुत कोई मेजर आउटलेट से ये न्यूज़ आई नहीं है। मैं बस इतना कहूँगा कि नेमार टू चेल्सी, डज इट मेक सेंस? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लेफ्ट साइडेड प्लेयर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास क्रिश्चियन पुलिसिक है, हमारे पास मुद्रिक है, हमारे पास स्टर्लिंग है, जाओ फिलिक्स भी लेफ्ट पे खेल सकते हैं, कैलम हडसन-ओडोई लोन से आ जाएंगे, तो 5 प्लेयर तो यार यही हो गए। तो अगर आप अभी तक किसी को आपने बेचा नहीं है, फिर आप नेमार ले आते हैं लेफ्ट साइड में, आप राइट साइड में नेमार को खिला नहीं सकते, सेंट्रली या तो आप फॉल्स 9 खिलाएं नेमार को,
लेकिन फिर किस तरीके से आप खिलाएंगे, और क्या पॉटर ने बोला होगा कि मुझे नेमार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि 60 मिलियन की जैसे बात चल रही है और नेमार के पीछे बात की गई, ये टॉड बोली ने बात की होगी नेमार के लिए नासिर अल खलीफी से, तो मैं सरप्राइज उसमें नहीं हूँ, क्योंकि जब से टॉड बोली आए उनको एक स्टेटमेंट साइनिंग, एक मार्की साइनिंग, एक सुपरस्टार चाहिए, तो नेमार वो सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। अब वुड आई लव नेमार एट चेल्सी? बिल्कुल, वाई नॉट, आई डोंट माइंड। मतलब कोई भी प्लेयर इतनी टेक्निकल एबिलिटी वाला सुपरस्टार है नेमार, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक नेमार एट चेल्सी। बट खिलाएंगे कैसे, प्लान क्या है आपका नेमार के लिए? और जब आपके पास इतने सारे ऑलरेडी लेफ्ट साइडेड प्लेयर्स हैं, तो क्या आप नेमार को फॉल्स 9 खिलाएंगे, आप उनको नंबर 10 खिलाएंगे जहाँ माउंट और फिलिक्स खेलते हैं अभी स्ट्राइकर के पीछे? तो फिर माउंट और फिलिक्स दोनों में से फिर एक को, किसी को आपको, मतलब यू वुड हैव टू लेट गो, आपको किसी एक को तो जाने देना पड़ेगा। क्या आप फिलिक्स को परमानेंट नहीं कर रहे हैं फिर, या माउंट को आपका बेचने का प्लान है, या आप हेवर्ट्स को बेच रहे हैं और स्ट्राइकर खिला देंगे नेमार को? तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो पहले सॉल्व होनी ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा, प्लान होना ज़रूरी है। बाकी नेमार चेल्सी में आ जाएंगे तो डेफिनेटली टीम तो बेहतर होती है, बट खिलाएंगे कैसे, कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी आपने प्लेयर्स को भर रखा है स्क्वाड में। आपकी क्या राय है आज के मैच में? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेमार टू चेल्सी पे भी आपकी क्या राय है, इस पे भी मुझे बताइए। जैसे जैसे स्टोरी में कुछ होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा, तो इस पे मैं और बात करूंगा, बट अभी मेरा इनिशियल रिएक्शन सिर्फ इतना ही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, जब तक टेक केयर एंड पीस।